बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर के 4 चैप्टर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का पार्ट बी डिस्कस करेंगे हम। तो जी क्या है हमारे पास नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। तो इसका पहला ए पार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। तो पहली बात है जी हमारे पास आता है 1 पॉइंट एनर्जी फ्रॉम बायोमास। जी बायोमास क्या होता है, जैसा कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि बायो का मतलब होता है जिसमें आपके एनिमल्स शामिल होते हैं, आपके प्लांट्स शामिल होते हैं और अदर थिंग इन्वॉल्व होती हैं, उनका मतलब होता है बायो। अब मास का क्या मतलब है, बायो से हासिल होने वाला मास, यानी जानवरों और एनिमल से होने वाला जो मास है उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो हमारे पास होगी एनर्जी फ्रॉम बायोमास। तो जी इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल शामिल होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या आता है जी, एनिमल्स डंक। डंक का मतलब होता है आपके पास जो एनिमल होते हैं उनका फॉसिल फ्यूल या उनका आप गोबर कह लें, वो इसमें शामिल होता है। इसके बाद आपका ट्रीज आ जाता है, रेजिड्यू नेचुरल वेजिटेशन, इसमें आपके ट्री आ जाते हैं और आपकी जो नेचुरल वेजिटेशन मतलब ये कुदरती आपकी सब्जियां हैं उनका बचा खुचा मवाद आ जाता है, फॉसिल फ्यूल आ जाते हैं, ट्रीज आ जाती हैं, वुड्स आ जाती हैं, यानी आपके घर में जो भी बचा खुचा मवाद है वो हमारे पास क्या आ जाता है, बायोमास में आ जाता है। अब इस मवाद का हमने करना क्या है जी, तो इसमें हमारे पास जी दो मेथड होते हैं एनर्जी फ्रॉम बायोमास से हासिल करने के। दो मेथड होते हैं, एक हमारे पास पहला मेथड होता है डायरेक्ट कंबस्शन मेथड और दूसरा हमारे पास होता है फर्मेंटेशन मेथड। तो डायरेक्ट कंबस्शन मेथड क्या है, कंबस्शन का मतलब होता है जलाना और मेथड होता है तरीका। तो आपने क्या करना है जी, इस सारे सामान को जो आपके पास फॉसिल फ्यूल इकट्ठा किया, सारा मवाद इकट्ठा किया, एक कंटेनर लेना है, इस फॉसिल फ्यूल को उसमें डाल देना है, नीचे आपने उससे हीट उसको इन्वॉल्व करनी है, या आप कह लें उसको आपने हरारत देनी है, या आप उसने नीचे आग जलानी है। जब आप उसके नीचे आग जलाएंगे तो क्या होगा, आपका मटेरियल जलना शुरू हो जाएगा। जब जलेगा तो उसमें केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें से हम हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो आपके पास हीट प्रोड्यूस होगी वो एक ऐसे पाइप में ले लें कि आपकी हीट ज़ाया ना हो, एक पाइप की मदद से आप हीट ले लें और जब वो हीट लेंगे तो इसके आगे ट्रेबान लगा दें। तो जब आपकी ट्रेबान घूमेगी हीट की वजह से, उस हरारत की वजह से, उस स्टीम की वजह से जो मटेरियल से प्रोड्यूस हुई तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। ठीक है। तो दूसरा हमारे पास है जी फर्मेंटेशन मेथड। जी फर्मेंटेशन मेथड क्या है जी, इसमें हमारे पास आ जाता है फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास यूजिंग एंजाइम्स। तो क्या होता है जी, आपके पास जो हो जाता है ना फर्मेंटेशन मेथड, इसमें आपने क्या करना है, जो आपके पास बैक्टीरिया है जो आपके पास बायोमास है उसको आपने एक डाइजेस्टर में डाल देना है, एक कंटेनर में डाल देना है। अब डाइजेस्टर का लफ्ज क्यों इस्तेमाल होता है, जबकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, उसका मतलब क्या होता है कि डाइजेस्ट करना, हजम करना तमाम अपनी फूड को। तो इसका मतलब भी डाइजेस्टर का मतलब यही है कि इसके अंदर आपने तमाम मटेरियल को डाइजेस्ट कर देना है, इसके अंदर भर देना है। तो ये जो आपका क्या होगा, ये प्रोसेस होगा आपका इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, यानी आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ इसमें आपकी हवा मौजूद नहीं होगी, एयर प्रेजेंट नहीं होगी, इन द एब्सेंस ऑफ एयर होगा ये आपका प्रोसेस। तो आपने क्या किया जी, सारा मवाद लिया, इस कंटेनर के अंदर भर दिया, इस डाइजेस्टर के अंदर भर दिया, आपने ऊपर से उसको क्या कर देना है, ढांप देना है किसी भी शय से। तो उसके अंदर एक पाइप डाल देना है। ठीक है जी। अब उसके अंदर क्या है जी, एयर प्रेजेंट नहीं है, मटेरियल तो हमारे पास मौजूद है। तो मटेरियल क्या होगा, विद द पासेज ऑफ टाइम्स एक दूसरे के साथ आपका रिएक्शन करेगा। जब रिएक्शन करेगा तो एंजाइम्स, बैक्टीरिया, इस तरह के मवाद आपके पास प्रोड्यूस होंगे विद द पासेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे वो आपका क्या करेगा, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा तो उससे गैसेज जनरेट होंगी। तो कौन सी गैसेज बनेगी, हमारे पास मीथेन गैसेज बनेगी। और उस मीथेन गैसेज को हम क्या करेंगे, इस पाइप की मदद से हासिल कर लेंगे। और इस पाइप को हम क्या करेंगे, ये कॉमन तरीका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है और बहुत आम है और विदाउट कॉस्ट आप ये हासिल कर सकते हैं। एक तो आपका मवाद भी ठिकाने लग जाएगा और एक आप उससे गैस भी हासिल कर सकते हैं। अब हम इस गैस को किस तरह इस्तेमाल करेंगे,
तो आपने देखा होगा जी घरों में लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल जो आप क्या करते हैं इस तरीकों को इस्तेमाल करते हैं और इससे गैस प्रोड्यूस होती है। जब इससे गैस प्रोड्यूस होगी तो आप मुख्तलिफ प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने बल्ब को रोशन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या होता है इसमें कम्बिनेशन ऑफ होम होते हैं, वो इस गैसेज को इस्तेमाल कर लेते हैं और इस प्रोसेस से वो गैस हासिल की जाती है। अब बात आती है गैस तो हमने इस्तेमाल कर ली, तो ये हमारे पास जो मटेरियल बचा है ये किधर जाएगा, तो ये जो क्या इसके बाद जब आपके मटेरियल का आपस में रिएक्शन होता है ना, तो इसमें जो आपकी नाइट्रोजन होती है एक्सेस मकदार में एक्सेस मकदार में मौजूद होती है। तो हम नाइट्रोजन का क्या करेंगे, तो हम जो हमारे पास क्रॉप्स होती हैं, फसलें होती हैं, उनको क्या ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन वाले केमिकल्स की ज़रूरत होती है, यानी उनको यूरिया की ज़रूरत होती है, हमारे पास उनको खादों की ज़रूरत होती है। तो ये जो आपका मटेरियल है वो आप उस क्रॉप्स में इस्तेमाल कर लेंगे, तो इसकी मदद से आपकी नाइट्रोजन की कमी पर जो है ना डिफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी और आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स हासिल कर लेंगे। यानी आप इस प्रोसेस को दो तरीकों में, एक तो हीट से और एक आपको क्रॉप की मदद से विदाउट आपकी इन्वेस्टमेंट, ये तरीका आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास आता है, ये हो गया एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब यही है कि आपके पास वुड लकड़ियां आ जाती हैं, वेस्ट क्रॉप्स आ जाता है, रेजिड्यू म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट आ जाता है। तो ये भी प्रोसेस इससे मिलता जुलता है, इस प्रोसेस से भी आप इस तरह हीट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास आ जाता है जी जियोथर्मल एनर्जी। तो जियो का मतलब क्या हुआ जमीन, थर्मल का मतलब क्या हुआ हरारत, और एनर्जी, तो एनर्जी का मतलब एनर्जी, यानी आप जियो के अंदर जो हरारत है उससे एनर्जी हासिल कर सकते हैं। कैसे एनर्जी हासिल कर सकते हैं, इसके दो पॉइंट होते हैं, दो प्रोसेस होते हैं। एक हमारे पास होता है रेडियो एक्टिव डिके, एक हमारे पास होता है रेजिडुअल हीट ऑफ अर्थ। तो रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है जी, रेडियो एक्टिव डिके आपके अंदर जो है ना मुख्तलिफ रेडियो एक्टिव डिके एलिमेंट मौजूद होते हैं, जिनमें क्या होता है आपके पास ये कह सकते हैं, आपके पास उसमें जो आपके पास होता है ना न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, उनके नतीजे में आपके जो केमिकल प्रोड्यूस होते हैं। और इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि वो एलिमेंट जिनका 82 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर है वो इस पर मुश्तमिल होते हैं, वो आपके रेडियो एक्टिव डिके एलिमेंट में शामिल होते हैं। तो क्या करते हैं कि जब ये अर्थ के नीचे मौजूद होते हैं तो मुख्तलिफ प्रोसेस आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से के साथ टकराव करते हैं। टकराव के नतीजे में उनसे हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हीट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप एनर्जी हासिल कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है रेजिडुअल हीट ऑफ द अर्थ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो अर्थ होती है ना उसमें 10 किलोमीटर प्रेजेंट इन मोल्टन फॉर्म, यानी 10 किलोमीटर आप नीचे जाएंगे तो उनमें आपके पास जो रॉक्स होती हैं वो मोल्टन फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, यानी वो आपके पास हॉट रॉक्स होती हैं, उनकी कोर बहुत ज़्यादा हॉट होती है, तकरीबन वो 200 या उससे अबाव टेम्परेचर पर मुश्तमिल होती है। और अब हमने इससे हीट कैसे प्रोड्यूस करनी है, तो मान लीजिए कि आपके पास क्या है जी रॉक्स हैं, ऐसे कई इलाके होते हैं अर्थ पर, कहीं कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर ये मोल्टन फॉर्म में मौजूद होती हैं। तो जब ये आपके पास रॉक बहुत ज़्यादा हॉट होंगी तो आप क्या करेंगे, उसके इर्द गिर्द वाटर भी मौजूद होगा। तो जब आपके पास इर्द गिर्द वाटर मौजूद होगा, जब उन जो आपके पास हॉट रॉक्स हैं उनके इर्द गिर्द से गुजरेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें से हीट प्रोड्यूस होगी, उसमें से आपका वाटर गर्म हो जाएगा। जब आपका वाटर गर्म होगा तो क्या होता है कि जी आपका मटेरियल जो है ना अर्थ के अंदर कंप्रेस होता है। जिस तमाम मटेरियल आपका अंदर अर्थ के अंदर कंप्रेस होता है विद द पासिज ऑफ टाइम, जब अर्थ रोटेट करती है तो कभी कभी ऐसा मुकाम भी आ जाता है कि जो आपका पास जो हॉट वाटर है उसको एक राह मिल जाती है, जिसकी वजह से वो क्या आ जाता है, अर्थ से अपवर्ड मूव कर जाता है। जब वो अर्थ से अपवर्ड मूव करता है एक छोटे से सुराख की मदद से, तो बहुत अपवर्ड, बहुत ज़्यादा ही अपवर्ड मूव करता है, एक फव्वारे की तरह हमारे पास बाहर निकल आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था जियोथर्मल एनर्जी का मतलब। अब हमारे पास आता है कंप्रेशन ऑफ मटेरियल। तो जी आपके अर्थ के अंदर क्या होते हैं, जो मटेरियल होते हैं वो कंप्रेस होते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है। तो क्या होता है कि उनको जगह नहीं मिलती निकलने की, लेकिन बाद औक़ात जब उनको जगह मिल जाती है, सेम ऊपर वाले प्रोसेस की तरह, तो वो क्या होते हैं, जब उनको जगह मिल जाती है तो
वो हॉट स्प्रिंग की शेप में, यानी जब उसको जगह मिलेगी तो आपके पास हॉट स्प्रिंग एक फव्वारे की तरह बाहर निकलेंगे, तो जिससे क्या होगा, एक अच्छा नज़ारा नजर आएगा। एक हमारे पास है जी गीजर आ जाता है और स्टीम वेंट्स आ जाता है। स्टीम वेंट्स का मतलब ये है कि कई इलाकों में जो आपकी क्या हो जाती है, जो रॉक्स होती हैं मोल्टन फॉर्म में प्रोड्यूस होती हैं, वो कई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, यानी वो गर्म वाटर की बजाय आपको हीट प्रोड्यूस कर रही होती हैं, आपको स्टीम प्रोड्यूस कर रही होती हैं, और आप उस स्टीम को हासिल करके क्या कर सकते हैं, कोई भी टरबाइन को घुमा सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और गीजर्स का क्या मतलब है, गीजर्स का मतलब ये है कि आपके अंदर जो ना जो हीट प्रेजेंट है, जो वाटर आपके पास प्रेजेंट है, वो क्या करता है कि जो मोल्टन फॉर्म में आपकी रॉक्स प्रेजेंट है, तो वो क्या करती हैं, उस वाटर को गर्म कर देती हैं, जिसकी वजह से हम उस वाटर को एज अ प्रोसेस कोई भी काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास ये आ जाता है कि अगर हमारे पास वाटर मौजूद ना हो तो तब क्या हम करेंगे, तो ले लेना है आपने एक कंटेनर। ये देखेंगे आपकी एक अर्थ है, अगर आपके पास वाटर मौजूद नहीं है तो क्या करेंगे जी, ये आपकी अर्थ है, अर्थ के ऊपर आपकी जो है ना रॉक्स प्रेजेंट हैं, वो क्या है, हाईली टेम्परेचर रॉक्स हैं। जब हाई टेम्परेचर रॉक्स होंगी तो आपके पास क्या है, वाटर तो प्रेजेंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे जी, यहाँ पर एक ला देंगे, पाइपलाइन डाल देंगे। पाइपलाइन डालने के बाद दूसरी साइड पर उस पाइपलाइन को आप निकाल देंगे। तो क्या करेंगे जी, आप इसमें कूल्ड वाटर डालेंगे। तो जब वो कूल्ड वाटर यहाँ नीचे बॉटम पर पहुंचेगा तो बॉटम पर क्या है, हाई रॉक्स हैं, वो क्या करेंगी, इस वाटर को क्या कर देंगी, स्टीम में तब्दील कर देगी। तो जो आपकी स्टीम होगी वो या आप इस पाइपलाइन की मदद से यहाँ टरबाइन पर हासिल कर सकते हैं। तो जब आपकी टरबाइन घूमेगी तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो वो इस तरह भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट ऑफ वाटर। अब हमारे पास आ जाता है जी एक्वीफर। तो जी एक्वीफर क्या होती है जी, एक्वीफर आपके पास एक लेयर होती है, रॉक्स की लेयर, अर्थ के नीचे एक रॉक्स की लेयर होती है, उसके ऊपर क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। तो जब आप क्या करते हैं, हाई प्रेशर पर ये बार बार काम करवाते हैं, तो जो आपकी रॉक्स की लेयर है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो ये हमारे पास एक्वीफर लेयर होती है। तो वो हमारे पास कहता है कि जी आप लेयर ऑफ रॉक्स होती है होल्डिंग अ वाटर, जो वाटर को होल्ड करती है, दैट अलाउ वाटर टू परकोलेट करे थ्रू हाई प्रेशर। इसका मतलब क्या आता है, कहता है कि आपके पास लेयर ऑफ रॉक्स होती है, नीचे लेयर ऑफ रॉक्स होती है, उसके ऊपर आपका वाटर होता है, जो वाटर को होल्ड किए हुए होती है, और परकोलेट थ्रू यानी उसको वेपर में तब्दील करती है, बबल में तब्दील करती है, थ्रू इट हाई प्रेशर। जब आपके पास रॉक्स का हाई प्रेशर होगा तो वो क्या करेगी, उस वाटर को आपके पास बबल में चेंज कर देगी, ठीक है। तो एक्वाफायर की दो भी हमारे पास टाइप होती हैं, एक अनकंफाइंड एक्वाफायर होती है, या क्या एक आपके पास कन्फाइंड एक्वाफायर होती है, एक अनकंफाइंड एक्वाफायर होती है। तो कन्फाइंड एक्वाफायर क्या होती है, कन्फाइंड आपके पास जो एक्वाफायर होती है वो आपके पास एक ऐसी लेयर होती है जो क्या होती है, रॉक्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें इजी से वाटर हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी अनकंफाइंड एक्वाफायर होती है, वो हमारे पास अनकंफाइंड एक्वाफायर लेयर होती है, वो कुछ इस तरह की होती है जी। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कन्फाइंड एक्वाफायर लेयर है, तो इसके नीचे क्या होगा, इसके ऊपर आपके पास वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जो आपकी अनकंफाइंड लेयर होती है वो क्या होती है, वो ये वाली लेयर होगी। ये वाली लेयर आपकी कौन सी होगी, अनकंफाइंड एक्वाफायर लेयर होगी। यानी मतलब ये है कि जो आपकी अनकंफाइंड होती है वो अपर साइड पर मौजूद होती है, तो इसके नीचे ये रॉक्स प्रेजेंट होती हैं, रॉक्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये इजीली एवेपोरेट हो जाती है। लेकिन जो अनकंफाइंड लेयर होती है वो रॉक्स के नीचे होती हैं, और अनकंफाइंड के लेयर के नीचे भी रॉक्स होती हैं, तो क्या होता है कि इसको इजीली एवेपोरेट करना नहीं हम कर सकते, इसको एवेपोरेट करना मुश्किल होता है। जब इसको एवेपोरेट करना मुश्किल होता है तो बाद क्या होता है कि द पासेज ऑफ टाइम आपकी अर्थ रोटेट करती है, तो कहीं ना कहीं इसको जगह मिल जाती है। तो जब इनको जगह मिल जाती है तो क्या करते हैं, हाई अमाउंट ऑफ हाई प्रेशर के साथ अर्थ से एक सुराख बनाकर बाहर आ जाती हैं, एक अपवर्ड, बहुत ज्यादा अपवर्ड हाइट पर मूव कर जाती हैं, ठीक है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।